और ये थर्ड वेव के बाद पहली बार उनके कैसे जा रहा है, पॉजिटिविटी भी लेवल करीब 12% तक पहुँच गई है। कोविड के विषय में सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो एडवाइजरी कुछ हफ्ते पहले दी थी, उसमें करीब 6 राज्यों का जिक्र है जहां पे कोविड तेज़ी से फैला है। उसमें केरल है, कर्नाटका है, तमिलनाडु है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, दिल्ली नहीं है। मगर क्योंकि जब जब कोविड के ट्रेंड्स आते हैं, दिल्ली में भी ये सब जो संक्रमण है ये बढ़ता है, क्योंकि एक तो दिल्ली के अंदर इंटरनेशनल पैसेंजर्स का जो लोड है वो सबसे ज़्यादा है, और दिल्ली वैसे भी जो है एक डेंस पॉपुलेटेड सिटी है। तो हम लोग स्थिति को बहुत नज़दीक से देख रहे हैं। जो एडवाइजरीज़ हैं हॉस्पिटल्स के अंदर, हेल्थ सेंटर्स के अंदर, वो जा चुकी हैं कि किसी भी इस तरीके के फीवर के सस्पेक्ट को जो है ज़रूरत पड़े तो जांच के लिए नियरेस्ट कोविड टेस्टिंग सेंटर में भेजा जाए। अस्पतालों को कहा गया है कि वो जो भी वेंटिलेटर से संबंधित हमारे उपकरण हैं, हमारी जो ऑक्सीजन सप्लाई है, एलएमओ है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं, जहाँ जहाँ जिन अस्पतालों के अंदर ऑक्सीजन प्लांट्स लगाए हैं उन सबको ऑपरेशनल हैं, ये जो है वो इंश्योर कर लिया जाए। ड्रिल भी कराई गई है। हर अस्पताल में नोडल ऑफिसर नियुक्त किए गए हैं जो ये इंश्योर करेंगे कि ये प्रोटोकॉल जो है और कोविड से संबंधित जो तैयारियां हैं वो पूरी रहें। हर स्थिति से निपटने के लिए हमारे हॉस्पिटल्स, हमारे हेल्थ सेंटर्स और हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो तैयार रहे। मगर मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि ये जो कोविड का वेरिएंट है, जो हमारा एक्सपीरियंस है बाकी राज्यों से, उससे पता चला है कि ये बहुत ज़्यादा जो है सीरियस नहीं है। घबराने की, पैनिक करने की इसके अंदर कोई ज़रूरत नहीं है। दिल्ली सरकार पूरी स्थिति पे जो है नज़र बनाए हुए रखी है। पॉजिटिविटी रेट ज़्यादा इसलिए क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा टेस्ट नहीं कराए जा रहे हैं। करीब 1,500 से 2,000 के बीच में ही टोटल टेस्ट कराए जा रहे हैं। इसलिए अगर 2,000 टेस्ट कराएं और उसमें 150 लोगों को हो तो परसेंटेज के हिसाब से वो 6%, 7% तक बन जाता है। मगर इस 6-7% को उस समय से कंपेयर ना किया जाए जब जो है हम टेस्ट जो है 70-80 हज़ार टेस्ट रोज कराते थे। तो जो प्रोटोकॉल है उसका जो है सब लोग जो है पालन करना शुरू करें। सोशल डिस्टेंसिंग जहाँ तक हो सके करें। भीड़ भाड़ की जगहों को, भीड़ भाड़ के बाज़ारों को अवॉइड करें। जो लोग बुज़ुर्ग हैं और कोविड से ग्रस्त रहे हैं वो अपना ज़्यादा ध्यान रखें और संक्रमण से बचें। जी, आपने जो ड्रिल की बात की, बीते दिनों ड्रिल की जो रिपोर्ट आई, कुछ खामियां मिली, क्या कुछ आप लोगों ने उसके लिए आदेश दिया ठीक करने के लिए? मैंने बताया कि सब जगह जो है हमने नोडल ऑफिसर अपॉइंट कर दिए हैं और जो जो चीज़ें हैं उसकी तैयारी जो है युद्ध स्तर पे चल रही है। किसी भी तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे, जैसे मास्क पहनना अनिवार्य करना, क्योंकि सबसे पहले यही देखा जाता है कि ये वायरस की तरह फैलता है। तो अगर लोग मास्क नहीं लगा रहे, अगर नहीं लगाते हैं तो ऐसे में संक्रमण जो है वो तेजी से बढ़ जाता है। अभी कोई इस तरीके की एडवाइजरी सेंट्रल गवर्नमेंट से हमें नहीं आई है। अगर कुछ इस तरीके का आता है, थोड़ा भी इस तरीके के संकेत आते हैं तो उसके ऊपर जो है DDMA की जो मीटिंग होगी उसमें चर्चा करेंगे। दो संयंत्रों में हादसे कर दिए हैं, पानी नहीं आ रहा है, अमोनिया बढ़ा हुआ है, क्या और किन किन इलाकों में क्या दिक्कत आने वाली है 2 दिन में बताया जा रहा है, थोड़ा सा इसको बताइए। देखिए, जो सप्लाई हमारी यमुना से हरियाणा क्षेत्र से आती है, जैसा मैंने पहले भी बताया था कि हरियाणा से आने वाला जो ताजेवाला से पानी आता है वहाँ पे बड़े पैमाने पे सैंड माइनिंग चल रही थी। उसकी लाइव गूगल इमेजेस हमने आपको दिखाई थी। वहाँ पे हमने लोग भेजे थे जिन्होंने वहाँ पे फोटोग्राफ GPS लोकेशंस के साथ जो है भेजी हमारे को। तो पता ये चला कि जो पानी अभी दिल्ली में आ रहा है यमुना नदी में, वो यमुना का पानी नहीं है, वो हरियाणा से आने वाला इंडस्ट्रियल वेस्ट है। वहाँ पे DD8 और DD2 नाम के 2 नाले आते हैं जिसमें वहाँ का सोनीपत, पानीपत आदि इलाकों का इंडस्ट्री का जो वेस्ट है वो आता है। वो पानी जो है वो हमें यहाँ आ रहा था। और कल के जो टेस्ट्स आए हैं वो अमोनिया अब तक के इतिहास में सबसे हाईएस्ट, यानी कि हमारे अफसरों को जितनी
इंस्टीट्यूशनल मेमोरी है उसमें भी यही देखा गया था कि अमोनिया 2 ppm पहुंच गया, 2.5 ppm पहुंच गया, ये भी बहुत होता था। कल अमोनिया करीब 6.5 ppm से भी ज़्यादा था, जिसके अंदर वो पानी जो है वो हमारे लिए वेस्ट होता है, उस पानी को हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, ना वो साफ़ किया जा सकता है। इसलिए जो है जो वज़ीराबाद, चंद्रावल और ओखला के 3 प्लांट यमुना के पौंड के पानी पे आधारित होते हैं, वहाँ पे जो है उनको थोड़ी देर के लिए बंद भी किया गया था। और हमने हरियाणा को ये निवेदन किया है और आप लोगों के माध्यम से दोबारा से हरियाणा सरकार को ये निवेदन कर रहे हैं कि वहाँ पे हो रही सैंड माइनिंग के ऊपर वो कठोर कार्रवाई करें। वो पूरी तरीके से गैरकानूनी है और हाई कोर्ट के आदेश हैं। 2019 में हाई कोर्ट ने आदेश दिए थे, माननीय हाई कोर्ट ने, कि इस तरीके की सैंड माइनिंग के ऊपर दिल्ली सरकार भी निगरानी रखे और हरियाणा सरकार भी निगरानी रखे। तो लिहाजा हमने अपनी निगरानी में जो पाया है वो हम कोर्ट को भी बता रहे हैं, हम कोर्ट का रुख भी कर रहे हैं और माननीय हाई कोर्ट को बताएंगे कि वहाँ पे बड़े पैमाने पे जो इलीगल सैंड माइनिंग हो रही है उसके लिए हरियाणा सरकार को आदेश दिए जाएं कि उसको तुरंत रोका जाए। ये किल्लत जो है एक मैन मेड किल्लत है, ये कोई नेचर की बनाई हुई किल्लत नहीं है कि गर्मी धूप की वजह से पानी सूख गया। ये तो कुछ एक सैंड माफिया बड़े पैमाने पे सैंड की माइनिंग कर रहा है और उस कारण उसने यमुना का फ्लो रोका हुआ है। तो पूरी दिल्ली के हिस्से का पानी जो है एक सैंड माफिया की दादागिरी के चलते जो है नहीं पहुंच रहा है। आपने कोर्ट के रुख की बात की, कब आप लोग इसे लेकर कोर्ट जा रहे हैं पानी के लिए? हम कोर्ट जा चुके हैं आज ही आपने हाई जी, कोर्ट का जी, क्या जी। मांग की है? हमने कोर्ट पे ये कहा क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश थे दिल्ली सरकार को और हरियाणा सरकार को कि आप लोग मॉनिटर करिए, पूरे साल मॉनिटर करिए, गूगल मैप्स के माध्यम से मॉनिटर कीजिए या और किसी माध्यम से मॉनिटर कीजिए। अगर यहाँ पे किसी भी दिन किसी भी तरीके की इलीगल सैंड माइनिंग होती है या बंड बनाया जाता है तो आप तुरंत इसके ऊपर जो है हरियाणा सरकार को बताएं। तो वो हमने हरियाणा सरकार को भी बताया है। बहुत ज़्यादा कार्रवाई नहीं हुई है हरियाणा की तरफ से, तो हम अब कोर्ट जा रहे हैं। सौरभ जी, पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल का विधानसभा का वाकन हो या बाहर चुनावी रैली हो, अनपढ़ मोदी भ्रष्टाचार मोदी, आम आदमी पार्टी की यही लाइन है। तो क्या इस तरीके से पिछला एक लंबा गैप रहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम ना पार्टी लेती थी ना अरविंद केजरीवाल लेते थे, लेकिन 2024 का चुनाव नजदीक आया है, तो क्या पार्टी में अपनी कोई रणनीति बनती है सीधा मोदी को अटैक करके? क्या आप फ्रंट अपने को रखना चाहते हैं तमाम विपक्षी पार्टियों के बीच? देखिए, पार्टी का सिर्फ ये मानना है कि चाहे वो मुख्यमंत्री का पद हो, चाहे वो प्रधानमंत्री का पद हो, वो पद पे जो आदमी बैठे वो ऐसा आदमी बैठे जो पढ़ा लिखा हो, समझदार हो। जो बड़े बड़े IAS अफसर होते हैं ये काफ़ी पढ़े लिखे होते हैं। ये कोई भी कागज़ प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के सामने रख दें और वो साइन कर दें, ऐसे तो देश का नुकसान हो जाएगा। आप जब देश के बड़े बड़े फैसले करने का काम किसी एक आदमी को सौंपते हैं तो उनका अच्छा पढ़ा लिखा होना और समझदार होना बहुत ज़रूरी है। और मुझे लगता है कि देश में जितने भी प्रधानमंत्री आए उनकी शैक्षिक योग्यता के बारे में बड़ी बड़ी बातें कही गई। कोई बाहर से पढ़ के आए, मनमोहन सिंह जो थे वो बहुत पढ़े लिखे बताए जाते थे। और आज भी जो है बड़े बड़े देशों के अंदर उनकी इकोनॉमिक्स के बारे में अच्छी बातें कही जाती हैं। तो एक पढ़ा लिखा आदमी होना जो है वो बेहद ज़रूरी है। आज चंद्रावल, ओखला और वजीराबाद यहाँ पे उत्पादन हो कितना रहा है पानी का? जीरो है या? देखिए, ज़ीरो तो नहीं होता है क्योंकि हमारे पास एक तरीका होता है कि हम हैदरपुर से पानी जो है वो वजीराबाद और चंद्रावल की तरफ ट्रांसफ़र करते हैं और उन संयंत्रों को चलाते हैं। क्योंकि अगर वो उन संयंत्रों को हम बंद कर देंगे तो ये जो पूरा का पूरा आपका सेंट्रल दिल्ली, नॉर्थ ये जो है पूरा का पूरा वजीराबाद के आसपास का पूरा इलाका, इनफैक्ट साउथ दिल्ली का बड़ा इलाका जो है वो पूरा बैठ जाएगा। तो उस पानी को हम जो है, हमारे पास एक ट्विन पाइपलाइन है, उसके सहारे हम हैदरपुर से ट्रांसफ़र करते हैं पानी। तो हैदरपुर की भी जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाती है और हमारी जो है वजीराबाद और ओखला और जो चंद्रावल की है इसकी प्रोडक्शन भी कम हो जाती है। वाटर डिपार्टमेंट की तरफ से हाई कोर्ट में अपील किया है आपने? दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से जी।
तो आप यही चाह रहे हैं कोर्ट से कि वो मॉनिटर करें जो रेत माफिया हैं वहाँ पर उन्हें? हम बिल्कुल ये चाह रहे हैं कि कोर्ट एक कमेटी अपॉइंट करे। पहले भी कोर्ट ने किया था। हम ये नहीं कह रहे कि आप हरियाणा पे तुरंत कार्रवाई कर दीजिए। कोर्ट एक कमेटी बना ले विशेषज्ञों की, वो कमेटी वहाँ पे जाए, जो वहाँ पे ग्राउंड पे स्थिति है उसकी रिपोर्ट वो हाईकोर्ट को दे दे, और फिर हाईकोर्ट को जो सही लगे उस पर निर्णय ले ले। देखिए, बड़ा सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने जब अविश्वास पात्र प्रस्ताव रखा, विधानसभा के सेशन से पहले रखा, मीडिया के लोगों को बुला के प्रेस कॉन्फ्रेंस की इसकी, तो क्या उस समय भारतीय जनता पार्टी के पास नंबर्स थे? अविश्वास पात्र प्रस्ताव लाने के लिए 1/5 मेंबर्स की संख्या जरूरी है, यानी कि 70/5 बराबर 14 एमएलए होने की जरूरत है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी के पास 14 एमएलए थे? क्योंकि रामवीर विधूड़ी तो बहुत पुराने मंझे हुए नेता हैं। मैं ये नहीं मान सकता कि रामवीर विधूड़ी जी को ये पता ही ना हो, ये रूल ना पता हो कि 14 विधायकों की जरूरत है अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए। तो क्या ऑपरेशन लोटस चलाया जा रहा था? क्या विधायकों को खरीद फरोख्त करने की कोशिश की जा रही थी? क्या आम आदमी पार्टी के विधायकों को डराने धमकाने की कोशिश की जा रही थी? ये तो विपक्ष को बताना है कि किन कारणों से ये ला रहे थे अविश्वास पत्र प्रस्ताव, और किन कारणों से अब कल इन्होंने चिट्ठी लिख के, ये तो लड़ रहे थे कि अविश्वास प्रस्ताव हम लाएंगे, आप कैसे नहीं करेंगे, और स्पीकर साहब ने कहा था कि मैं इसके ऊपर सोच के विचार करके मैं बताऊंगा, अपनी रूलिंग दूंगा, और स्पीकर साहब ने कल के एजेंडे में लगा दिया था कि आज अविश्वास प्रस्ताव जो है भारतीय जनता पार्टी को लाने की इजाजत दे दी थी। और फिर आनंद फानंद में विधूड़ी जी ने चिट्ठी लिख के कहा है कि भाई हम नहीं लाना चाहते। तो इसको तो भारतीय जनता पार्टी का जो राष्ट्रीय नेतृत्व है वो बताए कि दिल्ली के अंदर क्या सरकार को गिराने की साजिश चल रही थी। और ऑपरेशन लोटस फिर फेल हो गया इनका। ऑपरेशन लोटस पे काम कर रहे थे, फेल हो गया। एक दूसरा मुद्दा है, कर्नाटक चुनाव की घोषणा हो रही है, आम आदमी पार्टी भी वहाँ चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुकी है, क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, कर्नाटक का चुनाव 40% कमीशन का चुनाव है। वहाँ पे ठेकेदारों की एक बड़ी एसोसिएशन ने आरोप लगाया है कि वहाँ की सरकार 40% कमीशन लेके काम करती है। इसके ऊपर पूरा का पूरा चुनाव जो है कर्नाटक के अंदर लड़ा जाएगा, और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए जो राह है वो अब आसान नहीं है।